हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा विषय है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी इस अधिनियम को रखा गया है। ये अधिनियम काफी अंकदायी है। अगर हम इसके पिछले परीक्षाओं में देखें कि 2012 में इस अधिनियम से 3 प्रश्न पूछे गए, फिर 2013 में पुनः 2 प्रश्न पूछे गए और पिछले वर्ष ही 2014 में इसी अधिनियम से 2 प्रश्न लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए। तो और दूसरी तरफ इसका जो सिलेबस है वो काफी छोटा है और काफी कम कंटेंट हम पढ़ के और काफी अच्छी तैयारी इस विषय के ऊपर अच्छी पकड़ के साथ कम समय में हम कर सकते हैं और जिससे कि हमें अंक पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे सिलेक्शन के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो अगर आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसके सभी इससे संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे और आपके लिए पर्याप्त होगा। ये वीडियो हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भी इस विधेयक इस अधिनियम से संबंधित जो भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें और आपसे वो बने ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस अधिनियम के विषय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम को 1955 में अधिनियमित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो था अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने व उससे उपजी कोई निरयोग्यता लागू करने के लिए दंड के लिए यह व्यवस्था की गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हमारे यहाँ हमारे देश में सामाजिक स्थिति में कुछ एक वर्ग ऐसा है जिसे कि अछूत माना जाता है और अस्पृश्यता का व्यवहार उससे किया जाता है। तो समाज को बराबरी के तबके पे लाने के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, संविधान के अनुच्छेद 17 के मूल अधिकार के रूप में ऐसे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। कोई ऊंचा या नीचा या कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो उसी चीज के लिए अगर कोई अस्पृश्यता का प्रचार करता है या आचरण करता है या अस्पृश्यता के अंत करने के बाद जो निर्योग्यताएं होती हैं कोई उनको लागू करने का प्रयास करता है, जैसे कि कोई किसी को मंदिर में जाने की आजादी मिल गई और कोई वहां जाने से रोकता है, तो इन ऐसी किसी भी काम को करने के रोकने के लिए दंड की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है ताकि ये बहुत प्रभावी रूप से लागू हो सके और समाज के प्रत्येक वर्ग को जो छूटा हुआ है, जो मुख्य धारा से छूट गया है और सामाजिक रूप से जिसे निचला माना जाता है, उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सके और वो सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। इन्हीं उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसको अधिनियमित 8 मई 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। संसद से आशय है संसद से आशय है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसे पास कर दिया गया। 8 जून 1955 को इसको लागू कर दिया गया। लागू करने से आशय भारत के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया और उस प्रकाशित करने में एक तारीख निश्चित की गई कि इस तारीख से ये सारे लागू होगा और वो जो तारीख थी 1 जून 1955 थी, जब से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसका विस्तार पूरे भारत पर है। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जबकि जो दूसरा अधिनियम है इसके बाद जो बनाया गया 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अ, अत्याचार संरक्षण अधिनियम, उसमें अत्याचार निवारण अधिनियम वह केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी भारत पर लागू है, जबकि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इसके तहत जो अपराध और या कोई भी अन्य कार्य किए जाते हैं वो केवल अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध किए जाएं तो मान्य होंगे, या ऐसा कहा जाए कि ये अधिनियम सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए है, ये अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नहीं है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना होगा कि इसका प्रयोग सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही किया जा सकता है।
इसके अंतर्गत जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे। संज्ञेय से हमारा आशय ये है कि ये काफी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और इसमें पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है और पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती। जबकि गैर जमानती का जो वो है कि इसके अंदर जमानत नहीं होती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, काफी गंभीर प्रकृति का अपराध इसको घोषित किया गया है। जो पहली और दूसरी धाराएं हमने पढ़ी, अब अगली है इसकी धारा 3। धारा 3 में बताया गया है कि किस किस आधार पे किसको क्या-क्या सजा मिल सकती है और कौन-कौन से आधार है जिस पे किसी को सजा मिल सकती है। जैसे हम धारा 3 में है कि किसी को अस्पष्टता के आधार पर लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से रोकने पर, मतलब कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर है या कोई जो पूजा के लोगों के धार्मिक महत्व के विषय में जो काम आता है, अगर वहां जाने से कोई किसी को रोकता है और वो भी अस्पष्टता के आधार पर, नहीं साहब आप छूत हो अछूत हो, आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा, इस आधार पर कोई किसी को रोक रहा है, या फिर किसी लोक पूजा स्थान पर कोई पूजा करने से, कोई प्रार्थना करने से या सेवा करने से या किसी पवित्र तालाब, नदी, कुएं आदि में स्नान करने से या उसका जल उपयोग करने से रोकता है। अस्पष्टता के आधार पर अगर कोई कहता है कि नहीं साहब ये मंदिर सिर्फ आपके लिए नहीं, आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ पूजा नहीं कर सकते, यहाँ कोई सेवा का काम नहीं कर सकते, अगर कोई पवित्र नदी है या तालाब है या कुआं है जिसमें सभी लोग जिसे को पवित्र मानते हैं, अगर उसमें स्नान करने से या उसके जल का उपयोग करने से अगर कोई रोकता है, तो अ, अगर ऐसा करने से अगर कोई रोकता है तो उसे कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह की सजा होगी और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना इस अधिनियम के तहत हो सकता है। इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म के अंतर्गत जैन, बौद्ध, सिख, आदिवासी, आर्य समाज, स्वामी नारायण संप्रदाय, इस तरह के जो भी संप्रदाय हैं उन सभी को हिंदू धर्म के अंदर शामिल किया गया है। अर्थात जैन, बौद्ध, सिख और आदिवासी और आर्य समाज, जिस तरह के जो भी संप्रदाय वगैरह हैं, वो इनकी अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई है। इनको केवल इस अधिनियम के अंतर्गत, ना कि अन्य नियम अधिनियमों के अंतर्गत। अर्थात अगर कोई इन धर्मों का लोग भी अगर कोई ऐसी कुछ करते हैं, अस्पृश्यता का प्रचार प्रसार या उसका कारण बनते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। अगली है धारा 4। इसमें दुकान, लोक उपहार गृह, होटल या मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने पर रोक अगर कोई लगाता है, किसी लोक उपकार गृह या होटल या धर्मशाला या सराय आदि में सबके उपयोग के बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करने से अगर कोई रोकता है कि ऐसी कोई बर्तन या वस्तु है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं आमजन, लेकिन किसी को उसकी जाति के कारण अस्पृश्यता के आधार पर रोका जा रहा है कि नहीं साहब आप ये नहीं कर सकते, तब और यदि उसके व्यापार या आजीविका पर अगर रोक लगाता है, वो किसी प्रकार का कोई काम कर रहा है जैसा अन्य लोग किसी नियम के अधीन करते हैं और वो भी किसी काम को कर रहा है, तो उसे केवल जाति के आधार पर कोई रोकता है, या फिर किसी नदी या कुएं या तालाब या नल या कोई भी अन्य पानी का स्रोत या स्नान घाट, शमशान या कब्रिस्तान, सड़क या कोई अन्य सार्वजनिक स्थान का प्रयोग जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं और वो सार्वजनिक महत्व का हो, अगर उस पे कोई जाने से रोकता है, उसका उपयोग करने से रोकता है। और लोक उपयोग के स्थान जैसे कोई पंचायत भवन, सरकारी कोई बिल्डिंग है, कोई चबूतरा है, कि इसी तरह का कोई और अन्य स्थान जिसे राज्य निधि से जो पूर्णतः या अंशतः पोषित हो, उसका उपयोग करने से अगर कोई रोकता है। जनसाधारण के फायदे के लिए निर्मित किसी न्यास यानी कि ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट मंडल बना है जिसका जो जनसाधारण के उपयोग के फायदे के लिए बनाया गया है, उसके अधीन कोई फायदे लेने से रोकता है कि नहीं साहब, ये सारा की सारा अगर जाति के आधार पर रोकता है तो। और इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक सवारी जैसे बस, ट्रेन या कोई अन्य सार्वजनिक सवारी में प्रवेश करने से या उसमें उपयोग करने से रोकता है कि नहीं साहब आप उस पर उपयोग नहीं कर सकते, आप नहीं बैठ सकते, आप इस जाति को, फला जाति को, इस वजह से अगर कोई कहता है अस्पष्टता के आधार पर कोई कहीं उसे कोई मकान नहीं बनाने देता किसी कॉलोनी वगैरह में, या मकान नहीं खरीदने देता, या मकान उसका है तो उसका उपयोग नहीं करने देता कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते, अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, किसी धर्मशाला या किसी सराय को उपयोग नहीं करने देता कि आप यहाँ नहीं रह सकते,
किसी सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि या प्रथा या कर्म का कोई अनुपालन करता है, जैसे जुलूस वगैरह कोई निकाल रहा है, कोई अन्य क्रिया कर रहा है, अगर ऐसा करने से कोई रोकता है, किसी प्रकार के आभूषण या अलंकार, गहने वगैरह पहनने से अगर किसी को रोका जाता है, ऐसा कार्य अगर अस्पृश्यता के आधार पर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह की सजा और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना। धारा 5, किसी को अस्पताल या औषधालय या शिक्षा संस्थान या छात्रावास में प्रवेश करने से रोका जाता है, या प्रवेश के पश्चात किसी को प्रवेश तो दे दिया, उसके बाद कोई उसके विभेदपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उसको किसी चीज को छूने से रोका जाता है, किसी चीज का उपयोग करने से रोका जाता है, इस तरह की कोई हरकत की जाती है, तो ऐसा करने वाले को कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह की सजा और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि इसमें अधिकतर जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है वो कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह के लिए, और जो जुर्माना है वो कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना का बहुत ज्यादा यूज इस पूरे के पूरे अधिनियम में किया गया है। तो ये बार बार हमारे बीच में आएगा। ऐसे हम सुनेंगे तो आपको शायद ऐसे लगे कि हर काम के लिए ठीक है उन्हें जो सजा और जुर्माना दिया है वो इतना ही दिया है, और तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगला जो धारा 6 है, उसमें किसी को कोई माल बेचने या सेवा देने से इनकार करने पर, अगर कोई दुकान खोल के बैठा है कहीं पर और जो सब लोगों को माल बेच रहा है, कोई सेवा दे रहा है, कोई यूज करे कोई सेवा दे रहा है, जैसे बाल काटने की दुकान है, सब्जी की दुकान है, या कोई अन्य कोई भी दुकान है, जीन्स की किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान है, कोई सेवा कर रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो किसी को जाति के आधार पर या उसकी अस्पृश्यता के आधार पर, भाई आप अछूत हो, आपको मैं नहीं दे सकता, इस आधार पर किसी को करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे भी 1 महीने की सजा और अधिकतम 6 महीने की सजा और 100 रुपए का जुर्माना और अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना हो। अगली है धारा 7, संविधान के अनुच्छेद 17 से प्राप्त अधिकार के प्रयोग से निवारित करने पर, अर्थात अगर संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, उसके उसमें जो कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अस्पृश्यता के अंत से, कि भाई वो अब सार्वजनिक स्थल पे जा सकता है, पानी भर सकता है, या कुछ भी और इस तरह के कार्यक्रम, अगर उनको करने से रोक रहा है, उन प्राप्त अधिकारों को करने से रोकता है, तो ऐसे अधिकार के प्रयोग में अगर उन्हें उत्पीड़ित करता है, किसी को भी किसी भी तरीके से अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब लोगों को कहता है कि भाई आप नहीं साहब ये सही है, किसी भी आधार पर, चाहे वो धार्मिक आधार पर, चाहे सामाजिक आधार पर, किसी भी आधार पर किसी को कह रहा है कि नहीं साहब अस्पृश्यता का आचरण सही है, उसका प्रोत्साहन करता है, और एससी के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करता है, तो ऐसा करने वाले को भी कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह की सजा और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक। अगला है, यदि कोई किसी के असमर्थ अस्पृश्यता के आचरण से मना करने पर या इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे ले जाने में कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब मुझे अस्पृश्यता का आचरण नहीं करना, या इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए वो को पूरा करने में अगर काम कर रहा है, और कोई अन्य उसे किसी ऐसे अधिकार से वंचित करेगा या फिर जातिच्युत कर देगा, मतलब उसे जाति से बाहर कर देगा या उसमें भाग लेगा, जैसे कि कोई व्यक्ति राम सिंह है, अगर वो किसी उच्च जाति का और वो निम्न जाति के लोगों का समर्थन करता है या इस तरह का व्यवहार नहीं करता, तो उसके जाति वाले या अन्य समुदाय मिलकर उसे जाति बाहर कर देते, नहीं साहब तुम उनके साथ बैठ के खाए पिए, या कुछ अन्य तरीके से तुमने उनको सेवाएं की या कुछ भी किया और तुम्हें हम जाति से बाहर करते, तो ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने की सजा और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने आदि काम अस्पृश्यता के आधार पर करने के लिए मजबूर करेगा, तो उसे कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 6 माह की सजा और कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना होगा। यदि कोई किसी व्यक्ति को कहता है कि नहीं साहब आपको यहाँ की सफाई करनी ही पड़ेगी, या ये सब पशु शव हटाना पड़ेगा, या इस पशु की खाल को निकालना पड़ेगा, या अन्य इस प्रकार के और भी कोई घृणित काम करने के लिए उन्हें मजबूर करता है अस्पृश्यता के आधार पर,
करता है तो उनके खिलाफ भी सजा हो सकती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कम से कम सजा को 1 माह से बढ़ाकर 3 माह के लिए कर दिया गया है। अधिकतम सजा और जुर्माना यथावत रखा गया है। अगली है धारा 8। धारा 8 में किसी व्यक्ति के धारा 6 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर उस कार्य के लिए प्राप्त अनुज्ञा को रद्द या निलंबित किया जा सकता है। मित्रों, हमने धारा 6 पढ़ी थी। धारा 6 में बताया गया है सेवाओं के विषय में और माल बेचने के विषय में। अगर उसने मना कर दिया और उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, किसी को सेवा देने से या माल बेचने से मना कर दिया, तो उसको अगर कोई अनुज्ञा यानी कि उसे कोई परमिट मिला है उसके काम करने का और किसी भी निकाय द्वारा उसे कोई आदेश दिया गया है काम करने के लिए, तो वो उसका जो परमिट है वो रद्द कर दिया जाएगा, उसे रद्द किया जा सकता है। धारा 8 में ये व्यवस्था है। धारा 9 जो है किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधक या न्यासी यानी ट्रस्टी जिसे सरकार से भूमि या अनुदान प्राप्त हो, कुछ रुपया या जमीन या कुछ पैसा प्राप्त होता हो, उसे इस अधिनियम में अगर दोष सिद्ध किया जाता है, उसने कोई ऐसा कार्य किया, अस्पृश्यता का कोई कार्य किया, तो सरकार अगर आवश्यक समझे तो उसको जो अनुदान दिया गया है उसको या उसके किसी भाग को निलंबित कर सकती है या उसे कह सकती है पूरा वापस करने के लिए भी उसे आदेश सरकार दे सकती है। कब? जब अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है, कोई शिक्षण संस्थान का प्रबंधक या कोई ट्रस्टी अगर इसके लिए हो जाता है तो उसका पैसा जो अनुदान और वो जो भी उसे लाभ दिए गए होते हैं उन्हें बंद किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या फिर पुनः वापस लिया जा सकता है। धारा 10 किसी के द्वारा अपराध के दुष्प्रेरण करने पर उसे उस अपराध के लिए उपखंडित दंड से दंडित होना पड़ेगा। इसका आशय ये है, अगर कोई किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया और उसे कोई उसका रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए काम कर रहा है, झूठे गवाह पेश कर रहा है और उसे पता है कि इसने गलती की है और उसको गलती को बचाने के लिए वो कोई भी कृत्य कर रहा है, उसे बचा रहा है कुल मिलाकर, तो उसे कहते हैं इस अपराध का दुष्प्रेरण। अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए उस अपराधी को मिलनी तय है। अगला है दोस्तों, लोक सेवक यदि इस अधिनियम के अन्वेषण में यानी अधिनियम की जांच पड़ताल में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो यह उसका भी यह माना जाएगा कि उसने भी अपराध का दुष्प्रेरण किया है। कोई लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो उसका काम इस अधिनियम के तहत कोई जांच वगैरह करने का है और वो जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है तो उसे भी उसे भी ये माना जाएगा कि उसने भी अपराध का दुष्प्रेरण किया और उसे भी वही सजा दी जाएगी। यदि सरकार को समाधान हो जाए कि किसी क्षेत्र के लोग इस अधिनियम के तहत अपराध कर रहे हैं या अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं या कोई साक्ष्य दबा रहे हैं या कोई सहायता नहीं दे रहे हैं उस अपराध की जांच में, तो सरकार ऐसे निवासियों पर भी सामूहिक जुर्माना आरोपित कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो सभी लोगों के ऊपर सामूहिक रूप से लगाया जाएगा और ये शक्ति केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। अगला जो है, परंतु यह जुर्माना उपधारा 3 के अधीन लगाई गई अर्जी के निपटारे तक नहीं वसूला जाएगा। इससे आशय यह है कि ये जुर्माना जो है पूरा जब जो अर्जी लगाई गई है उसका जब निपटारा हो जाएगा उसके बाद ही इसको वसूला जाएगा। और जो जुर्माना लगाया है उसकी सूची डूंडी या ढोल पीट पीट कर संबंधित स्थान पर दी जाएगी कि गांव के ऊपर या फिर जो क्षेत्र है उसके ऊपर इतना जुर्माना लगाया गया है, इसकी सूचना पर्याप्त रूप से दी जाएगी। अगली है धारा 11 और इस धारा के तहत यदि किसी ने कोई अपराध इस अधिनियम के तहत पहले किया है और उसको उसके लिए दोष सिद्ध हुआ, मतलब वो दोषी पाया गया था उस अपराध के लिए और पुनः अगर वो उस अपराध को करता है या अपराध का दुष्प्रेरण पुनः करता है तो दूसरी बार अपराध करने के लिए कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष की सजा और कम से कम 200 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए का जुर्माना उसे होगा। अगर वह अपराध तीसरी बार पुनः करता है तो तीसरी बार उसी अपराध या अपराध के दुष्प्रेरण के लिए उसे कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक 2 वर्ष की सजा और कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अब हम बात करते हैं धारा 12 के विषय में।
इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति एससी व्यक्ति की तरफ, जो एससी का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई भी अपराध करता है, तो उसे ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध अस्पृश्यता के आधार पर हुआ है, जब तक कि उसके प्रतिकूल कुछ साबित नहीं हो जाता। यदि अगर प्रतिकूल साबित हो जाता है तब उसका आधार कोई दूसरा माना जाएगा, लेकिन जब तक ऐसा साबित नहीं होता, यही माना जाएगा कि ये अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ अस्पृश्यता के कारण या अस्पृश्यता के आधार पर हुआ है। अगली है धारा 13। सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी कोई डिग्री या आदेश नहीं दिया जाएगा जो इस अधिनियम के प्रतिकूल हो। कोई भी न्यायालय जो सिविल न्यायालय है वो ऐसा कोई आदेश, कोई डिग्री, कोई निर्देश नहीं देगा जो इस अधिनियम के प्रतिकूल हो या इसके उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। अगला है न्यायालय निर्णय में किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा। न्यायालय निर्णय करते समय ये ध्यान रखेगा कि वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने, मतलब उसे कोई काम करने से रोकने, कहीं जाने आने, किसी भी तरीके की कोई भी प्रथा को बढ़ावा देने वाली जिससे निर्योग्यता लागू होती है, उसको मान्य नहीं करेगा या उसे मान्यता किसी भी प्रकार की नहीं देगा। धारा 14, कंपनी द्वारा, अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपराध करती है, कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है, तो कंपनी का भार साधक अपराध का दोषी माना जाएगा। भार साधक से मतलब है जो भी उसके लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार है, वो उसका दोषी माना जाएगा। परंतु ऐसा साबित कर दे, अगर वो व्यक्ति ऐसा कर दे कि मुझे नहीं पता था, भार साधक से मतलब जिसकी वो कंपनी मालिक, अगर वो कोई ऐसा साबित कर दे कि नहीं साहब मुझे आइडिया नहीं था, मुझे मेरी जानकारी में नहीं हुआ ऐसा कोई अपराध, और जानकारी के बाद उसने रोकने के लिए उस अपराध को, जैसे ही जानकारी में आया उस अपराध को रोकने के लिए उसने सम्यक तत्परता, मतलब जो चीज होनी चाहिए थी उसने तत्परता दिखाई, तब उसे इसका दोषी नहीं माना जाएगा। यदि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य प्राधिकारी की सम्मति से किया गया तो उन्हें भी इस का दोषी मानकर उन पर कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि किसी कंपनी ने अगर अपराध किया है तो किन किन को इसके अंदर दोषी माना जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके निदेशक को, उसके प्रबंधक को, उसके सचिव को या अन्य कोई भी प्राधिकारी जिसकी सम्मति से यह अपराध किया गया है और जिनको जानकारी थी इस अपराध की और उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया, उनको इस अपराध का दोषी मानकर उन पर कार्यवाही। अगला है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संरक्षण इस अधिनियम के तहत प्राप्त होगा। अगली है धारा 15। इस अधिनियम में अपराध संज्ञेय होगा व 3 माह तक की सजा वाले अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। 3 माह से ऊपर के अपराध वाले मामले विशेष न्यायालय सुनेगा। संज्ञेय का मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है दोस्तों। संज्ञेय का अर्थ ये होता है कि काफी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और इन पे वारंट की आवश्यकता नहीं होती किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। अगर 3 माह से कम तक सजा, अगर 3 माह तक की अगर सजा किसी अपराध के विषय में निश्चित है तो उसकी जो सुनवाई है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। ये प्रश्न भी पिछले वर्षों में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखें कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके तहत सुनवाई कर सकता है। लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेषण का अपराध करने पर न्यायालय ऐसे अपराधों का संज्ञान राज्य कर्मचारी के मामले में राज्य सरकार की बिना अनुमति से नहीं कर सकेगा। अगर कोई किसी लोक सेवक ने अपराध का दुष्प्रेरण किया है तो उस पे संज्ञान लेने के लिए राज्य कर्मचारी है अगर वो, तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अगर वो केंद्र का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार की अनुमति लेना उसके लिए आवश्यक होगी। बिना राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति के उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा। अगला है सरकार के कर्तव्य अस्पृश्यता से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं। अगर किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है, उस पर कोई निर्योग्यता लागू की गई है तो सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। एक तो पहला ये कर्तव्य होगा
उसमें पर्याप्त उनको सुविधाएं की व्यवस्था की जाए, उन्हें विधिक सहायता और अन्य सहायता प्रदान की जाए। विधिक सहायता से मतलब उन्हें कानूनी जो पहुंच है वो सारी दी जाए। अभियोजन प्रारंभ करने के लिए व उसके पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने का सरकार का कर्तव्य होगा। अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व होगा और इस मामलों में सिफारिश देने के लिए समितियों का गठन करना सरकार का कर्तव्य होगा और इस अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए और बेहतर उपाय सुझाने के लिए उसमें जो कार्यकरण हो रहा है उसका सर्वेक्षण की व्यवस्था भी सरकार करेगी, समय समय पर देखती रहेगी कि जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना जहां व्यक्ति इससे पीड़ित है उनके लिए समुचित उपाय करना। केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट को रखेगी जो उसने और राज्य सरकार ने इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए हैं। मतलब इसको लागू करने के लिए जो भी उपाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने किए हैं तो उनकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखी जाएगी। अगली है धारा 16। यह अधिनियम अन्य सभी नियमों पर अध्यारोही होगा। मतलब पहले ये अधिनियम लागू होगा और उसके बाद अन्य कोई नियम लागू होगा, मतलब ये उनके ऊपर होगा। और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो 14 वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है तो ऐसे व्यक्ति पर ये उपबंध लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार इस अधिनियम के लिए नियम बना सकेगी, ये अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है जिसका उसने उपयोग किया और इसके लिए अधिनियम भी 1976 में बनाया। और अंतिम जो धारा है इसकी धारा 17। अन्य अधिनियमितताओं का निरसन या अन्य अधिनियम जो बने हैं उनका निरसन इसके अंतर्गत किया गया है। तो इससे आशा है कि आपको ये काफी उपयोगी सिद्ध होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत सहायता करेगा। अगर आप एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार इसी तरह के और वीडियो लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या और अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया है, आप इस पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख लें, नोट करें 8085986501 8085986501। ये मेरा नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है dangibhagwat@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।